इस दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे दो वीडियो से। एक तरफ है लाठी बांधती हुई दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ गाली देते हुए छात्र। दोनों लोग कह रहे हैं आजादी है काम करने की। अब देखते हैं दोनों वीडियो को, जहां पर इस समय बहस चल रही है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से जिस तरह की गाली गलौज की जा रही है, विरोध की ऐसी आवाज को उचित शायद कोई नहीं ठहराएगा। लेकिन क्या विरोध की ऐसी आवाज से कानून का पालन करने वाली एजेंसी को आपा खोने का हक मिल जाता है? पुलिस की इस बर्बरता के खिलाफ आईसा के सदस्य मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस के मुखिया का दावा है कि पुलिस को बल प्रयोग के लिए मजबूर किया गया। They broke through the barricades. They tried to reach the RSS office from another route, and my officers who were on the spot, they have claimed that whatever action was taken, it was a legitimate action. एक तरफ गाली वाले छात्र तो दूसरी तरफ लाठी वाली पुलिस। कौन सही कौन गलत, या फिर दोनों गलत? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गाली गलौज और कानून व्यवस्था कायम करने के नाम पर लाठीचार्ज और मारपीट। अगर यही लोकतंत्र है तो अराजकता और तानाशाही क्या होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर में थे। वहां पे उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और रैली में उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे गुस्सा निकाल रहे हैं, मोदी तुझे दिखा देंगे, तू प्रधानमंत्री बन गए, अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। ये क्या लोकतंत्र का तरीका है क्या? गरीबों की भलाई के निर्णय राज्यसभा में अटके पड़े हुए हैं। क्या ये नकारात्मकता, ये विरोधवाद, आपकी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन कम से कम देश के गरीबों को बांध में मत लो। स्टार और सांसद अनुपम खेर को कराची साहित्य सम्मेलन में शरीक होने के लिए जाना था, लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अनुपम खेर को वीजा ना देने के बाद पाक हाई कमीशन का कहना है कि अर्जी नहीं तो वीजा कैसे? 5 फरवरी से शुरू होने वाले कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने जाने वाले अनुपम खेर को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला। भारत से जाने वाले 18 लोगों में से सिर्फ अनुपम खेर को वीजा न देने के फैसले से खुद अनुपम खेर हैरान है। अनुपम खेर ने पूछा भी कि क्या ये उनके कश्मीरी पंडित होने या भारत में सहिष्णुता पर बहस में उनके विचारों के कारण हुआ है। हालांकि पाकिस्तान हाई कमीशन ने दावा किया है कि अनुपम खेर की तरफ से वीजा के लिए आवेदन नहीं मिला, तो फिर वीजा कैसे दिया जाता? हालांकि इसके तुरंत बाद अनुपम खेर की तरफ से बयान आया कि वीजा के लिए उनकी तरफ से प्रकाशक ने अर्जी दी थी। पाकिस्तान हाई कमीशन पर उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया। Technically, they have to say something, so I understand their compulsion. Technical ground says that I did not apply for the visa. I think it's a little laughable explanation. वो असल में उन्हें वो अप्लाई करना चाह रहे थे, उन्हें अपनी अर्जी तैयार कर ली थी और पासपोर्ट भी तैयार था उनका, लेकिन उनसे ये कहा गया कि अभी ये बताया गया कि अभी आप अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अभी हम नहीं देंगे वीजा। अब सवाल ये कि पाकिस्तानी हाई कमीशन झूठ क्यों बोल रहा है? दरअसल लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजक जो होते हैं वो निमंत्रण भेजते हैं और अनुपम खेर कहना कहीं उनका पास कराची से आमंत्रण आया था। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं और अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद हुई हाथ की सफाई। इंदौर के एक मॉल में एक महिला ने एक साड़ी में एक एलसीडी
टेलीविजन किस तरह से चुराया, ये दिखाते हैं आपको। इंदौर के विजयनगर इलाके के ऑर्बिट मॉल में 26 जनवरी को सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। इसी बीच 3 महिलाएं आईं। इनमें से 2 ने सेल्समैन को बातों में उलझाया और सिर्फ 10 मिनट में वहां से रवाना हो गई। इनके जाने के बाद जब कर्मचारी ने स्टॉक चेक किया तो 22 इंच का टीवी गायब था। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर सारा माजरा समझ में आ गया। दरअसल तीसरी महिला अपनी साड़ी में टीवी छिपाकर ले जाती नजर आ रही थी। हरी साड़ी पहने ये महिला बार बार नजर दौड़ाती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि किसी की नजर उस पर नहीं है तो वो पीछे हट जाती है और दुकान में रखा एक LCD टीवी उठाकर अपनी साड़ी की आंचल में छुपा लेती है। गौर से देखिए किस चालाकी से उसने LCD छुपा लिया और आराम से चली जा रही है। शोरूम के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने CCTV के आधार पर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। अक्सर सरकारी स्कूल से टीचरों की खबर आती रहती है कि वो बच्चों से क्या क्या नहीं करवाते, लेकिन एक खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई है, जहां पे एक टीचर महोदया ने पूरे आंगन में बैठ के, स्कूल के आंगन में बैठ के हिना लगवाती हुई नजर आ रही हैं। आइए देखते हैं कि बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। कंधे पर तौलिया डाले मास्टरनी जी धूप में कुर्सी पर आसन जमाए हैं और स्कूल की रसोइया उनके बालों में मेहंदी लगा रही हैं। जो बच्चे स्कूल तो आई थी पढ़ने, लेकिन मास्टरनी जी ने उन्हें इस सैलून का असिस्टेंट बना डाला। जरा फिर से देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए 40,000 की तनख्वाह लेने वाली मास्टरनी जी किस तरह धूप सेकते हुए अपने बालों को नेचुरल हिना से रंगवा रही हैं। कैमरे में कैद होने के बाद बेशर्म टीचर जी का कबूलनामा सुनिए। स्कूल में बच्चों से मेहंदी लगवाती है? नहीं सर, मेहंदी नहीं, वो काम वाली थी सर। वो बच्ची मेहंदी का कटोरा पकड़े सर, वो अभी आई थी, वो देखा है? जी सर, आपने देखा सर, अभी आई थी वो बच्ची मेहंदी पकड़ने के लिए। क्यों? सर कटोरा ली थी बस उसने अभी हाथ से। मेहंदी लगवाने का है? नहीं सर, लंच टाइम था। तो लंच टाइम में भी क्यों मेहंदी लगवाएंगे आप स्कूल में? सर आइंदा से नहीं लगवाएंगे। इस स्कूल में शिक्षा का स्तर किस गर्त में होगा किसी को बताने की जरूरत नहीं। बात स्वच्छता की करें तो टीचर जी क्लास में ही मूंगफली खाती हैं और वहीं उसके छिलके डाल देती हैं। अब जरा देखिए बच्चों का शैक्षिक ज्ञान। आपको कितने तक पहाड़े आते हैं? 10 तक। 10 तक? 9 का पहाड़ा सुनाओ। 9 का नहीं आता। प्रधानमंत्री का नाम बताओ। राष्ट्रपति का नाम बताओ। मुख्यमंत्री का बता दो। अगर आपसे पहाड़े आते हैं? 2 का 3 का। 2 का 3 का। 2 और 3 का। आप कौन से क्लास में हो? 5 में। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे बुद्धू हैं तो क्या मैडम जी तो बुद्धिमान होंगी, लेकिन आप गलत हैं। मैडम जी तो पढ़ाई लिखाई में बच्चों से भी पीछे हैं। तनख्वाह लेती हैं 50,000, लेकिन इनको ये भी नहीं मालूम कि राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान आखिर क्या है। नहीं, मैं तो टीचर हूँ, तो मतलब मुझे भी लगा देते हैं पदावीत के लिए। हमने बहुत मना करा। आपको बता ही सकती हैं, राष्ट्रीय गीत बता दीजिए। किसे? राष्ट्रीय गीत बता दीजिए। जनगण मन अधिनायक। हाँ, आता है आपको? नहीं आते। जनगण मन अधिनायक ये राष्ट्रीय गान है। अच्छा, राष्ट्रीय गान। लाखों रुपए खर्च करके B.Ed की डिग्री पाने वाले इन टीचर्स को सामान्य ज्ञान तो आता नहीं, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चलिए अब चलते हैं बिहार के छपरा में, और वो एक स्कूल, जी हाँ, बहुत स्कूल में ये है कि आपने ऑड इवन के बारे में सुना होगा, कारों के बारे में सुना होगा कि ऑड इवन फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ स्कूल में ऑड इवन का फार्मूला लागू है। बताया गया कि क्लासेस यानी कक्षाएं इतनी नहीं है, इस लिहाजा इस वजह से 3 दिन लड़कियां आती हैं और बाकी दिन शेष 3 दिन लड़के। तो ऑड इवन फार्मूला यहां भी लागू हुआ है और ये रोचक तस्वीरें। लेकिन इधर दिल्ली में 4 साल की अधिकतम उम्र होनी चाहिए एडमिशन के समय नर्सरी में। इसको लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बारे में याचिका दायर करने वाले छात्र को राहत देते उन्होंने कहा कि अगर कोई और छात्र आएगा इस बाबत तो उसे वो राहत देने पर गौर किया जाएगा। लेकिन रायगढ़ मुरुड में हादसे में मारे गए 14 छात्रों में से कुछ बच जाते अगर वहां पर एहतियात के तमाम इंतजाम होते, लेकिन लोगों ने बताया कि इसी जगह पे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती रही हैं। 150 लोग इस जगह डूब चुके हैं, लेकिन वहां अभी भी कोई ऐसे इंतजाम नहीं है जो फौरी तौर पर राहत या बचाव कार्य किया जा सके वहां पर।
मुंबई से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर रायगढ़ के मुरूड जंजीरा बीच पर पिकनिक मनाने गए 14 छात्रों की मौत का गुनहगार क्या सिर्फ ये समंदर है? क्या जिला प्रशासन, राज्य सरकार की कोई गलती नहीं? क्या प्रशासन और सरकार हादसों के बाद सिर्फ बयानबाजी के लिए है? तभी मैंने विधानसभा में आवाज उठाया और शासन के रिक्वेस्ट की कि मुरूड के लिए कुछ निधि का इंतजाम करे, इंफॉर्मेशन सेंटर लगाए, सेफ्टी गार्ड लगाओ। मैंने मांग की कि तात्काल इसके लिए निधि दो और आगे जान नहीं जाए इसलिए कुछ इंतजाम करो, लेकिन शासन ने इसके लिए कुछ नहीं किया। बता दें कि प्रशासन ने मुरूड बीच के इस तट को पहले से ही खतरनाक घोषित किया हुआ है और यहाँ पर तैराकी करना मना है। मुरूड बीच पर पिछले 5 सालों में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद यहाँ न तो कोई लाइफ सपोर्ट है, न ही स्पीड बोट है। यहाँ तक कि इमरजेंसी के हालात के लिए यहाँ कोई सायरन का भी इंतजाम नहीं है। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोग प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल फिर वही कि बार बार हो रहे हादसों के बाद भी हम क्यों नहीं सीखते? समलैंगिकता जुर्म है या हक? इस मामले में सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बेंच करेगी, यानी 5 जजों की बेंच करेगी। इस 3 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को 5 जजों की बेंच को सौंप दिया है। आज की सुनवाई की खासियत ये रही कि ओपन कोर्ट में ये सुनवाई हुई। इस खुशी की वजह है समलैंगिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई उम्मीद की किरण। समलैंगिक संबंध अपराध है कि नहीं, इसको लेकर दी गई क्यूरेटिव पेटिशन यानी भूल सुधार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 की सुनवाई का जिम्मा 5 जजों की बेंच को सौंप दिया है। हालांकि अभी तक 5 जजों की कमेटी बनाने और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख जब सामने आया तो चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी कि चीफ जस्टिस ने माना है कि जो 377 का मुद्दा है वो एक संवैधानिक मुद्दा है। उसकी जो मूल है 5 जजों के बेंच के सामने उसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट से बहुत उम्मीद जगी है क्योंकि अगर कोर्ट ने इसमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देखा, ना तो ये सुनते और ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करते, 5 जज बेंच को रेफर करते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस जजमेंट था, शायद वो उस चीज को फिर से देखना चाह रहे हैं। ये इसी में बहुत बड़ी बात है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 दिसंबर 2013 का फैसला त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ये पुराने कानून पर आधारित है। देश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, जो कि मुर्शिदाबाद से हैं और 4 बार के सांसद हैं वहां से, उनका जो बंगला है, जिन्हें टाइप 5 का वो हकदार है और ये बंगला जिसमें वो रह रहे हैं टाइप 8 है, यानी टाइप 8 है। लेकिन फिलहाल उनको 1 दिन का स्टे मिल गया। लेकिन अगर शहरी विकास मंत्रालय की माने तो 19 महीने पहले मंत्रालय ने उनका जो आवंटन था वो रद्द कर दिया था। यूपीए सरकार के दौरान राज्य मंत्री रहे अधीर रंजन चौधरी को बंगला खाली करने को लेकर याचिका पर कल सवेरे तक का वक्त मिला है, लेकिन कल सवेरे हाई कोर्ट तय करेगा कि उनको बंगला खाली करना होगा या वो इस बंगले में रह सकते हैं। 14 न्यू मोती बाग का ये बंगला है, इस वक्त देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारा सामान जो है वो बाहर निकाल करके रखा जा चुका था। क्योंकि 1 तारीख तक उनको मोहलत मिली थी और कल 1 तारीख बीतते ही आज सुबह उनका बंगला खाली कराने की कोशिश की गई। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी के वकील हाई कोर्ट गए और उनको कल सुबह तक का स्टे मिला है। कल सुबह यह तय होगा कि वो इस बंगले में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वही हमारे साथ प्रदीप तो उनके पीएस हैं। प्रदीप तो ये सामान बाहर रखा गया है, हुमायूं रोड जाने में क्या दिक्कत है? देखिए, हुमायूं रोड जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कभी नहीं बोला कि हम नहीं जाएंगे। हमने अर्जुन राम मेघवाल जी चेयरमैन हाउस कमेटी हैं, तो उनको साहब ने काफ़ी बार लेटर दिया है। साहब ने लेटर दे के बोला है कि हम जाना चाहते हैं, पर मेरा जो एक सिक्योरिटी का रीज़न है, मेरा एक 7 साल के छोटे बच्ची हैं, इनके लिए आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मैं क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट हूँ, मेरा वो वहाँ का थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लग रहा। वो आपका थोड़ा रेमुनेशन करवा दीजिए, हम चले जाएंगे। नहीं तो आप हमको वहाँ पे टाइप 7 दे रहे हैं, हम आप न्यू मोती बाग में हमें टाइप 7 दे दीजिए। न्यू मोती बाग में ही रहना चाह रहे हैं हम, आपको यहाँ पे टाइप 7 घर दे दीजिए, कोई भी घर खाली पड़े हैं। उन लोगों ने किसी बात पे भी नहीं सुना, हमारा कोई लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। जोर जबरदस्ती आज एविक्शन के लिए इन लोगों ने भेज दिया और आज एविक्शन होगा इसका कोई नोटिस नहीं था। देश दिन भर में आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।